नमस्कार। 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2047 तक का रोड मैप सबके सामने रख दिया, देश के सामने रख दिया। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी मौजूद हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। आजादी का जश्न आप सभी को बहुत मुबारक हो। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और सबसे अहम कार्यक्रम लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं तो सबकी नजरें उस पर होती हैं। और आज अपने 90 मिनट के भाषण में निधि प्रधानमंत्री ने न केवल अपनी 10 साल की उपलब्धियों का बखान किया बल्कि अपने 9.5 साल के काम का पूरा हिसाब दिया, किए हुए काम बताए और साथ में आगे के लिए वादे भी किए और विपक्ष पर करारी चोट की। बिल्कुल, तो सत्ता पक्ष का रोड मैप भी पेश किया प्रधानमंत्री मोदी ने। देश की मजबूतियों के बारे में भी बताया तो अभी भी मौजूद कुछ मुश्किलों का जिक्र भी किया पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री ने भाषण के आखिरी हिस्से में अगले साल 15 अगस्त को मैं फिर आऊंगा, लाल किले पर तिरंगा फिर फहराऊंगा, ये भी कहा। बिल्कुल, और विरोधियों को यह बात कितनी पसंद आई होगी ये देखना होगा। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ बड़ा पैनल है जिसमें कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि पीएम के भाषण के वो 5 फोकस पॉइंट क्या रहे जिन पर यह पूरा भाषण केंद्रित रहा। वो 5 फोकस पॉइंट आपके सामने रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो सबसे पहला फोकस पॉइंट 2024 में वापसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊंगा और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो मैंने उद्घाटन किए, जो मैंने यहां घोषणाएं की हैं उनका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। बिल्कुल, और दूसरा फोकस पॉइंट गौरव जो बताया प्रधानमंत्री मोदी ने वो उसके लिहाज से देश के लिए रोड मैप पेश किया है। 2047 तक का रोड मैप पेश किया, कैसे भारत विकसित भारत बनेगा 2047 तक, ये बताया। तीसरा फोकस पॉइंट भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण पर चोट की गई। चौथा फोकस पॉइंट उपलब्धियों की फेहरिस्त गिनाई गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और पांचवी बड़ी बात, देश के दबदबे की तस्वीर भी उन्होंने पेश की आज। बिल्कुल, तो ये 5 फोकस पॉइंट जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे आज पीएम ने सबसे पहले राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया और फिर लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया। ये 4 तस्वीरें 10 साल का प्रधानमंत्री ने हिसाब दिया और 1000 साल के सपने दिखाए और जाते हुए वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की। ये देखिए लाल किले पर तिरंगा फहराने की तस्वीरें। 10 साल का जब वो हिसाब दे रहे थे अपने भाषण में, उसकी तो बहुत बात होगी। अभी बच्चों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर साल हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर जो देश भर से बच्चे आते हैं उनसे उनका मोह छिपता नहीं है। वो जाते हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मुलाकात करते हैं। और उससे पहले राजघाट में जब बापू को नमन करने पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। और आपको बता दें कि लाल किले से तीसरे टर्म पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये आज की सबसे बड़ी बात रही। अगले 15 अगस्त मैं फिर आऊंगा, अगले साल लाल किले से उपलब्धियां गिनाऊंगा। ये सबसे बड़ा प्राइम पॉइंट रहा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल
आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो ये तो प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण का एक छोटा सा अंश था। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको वो तमाम बड़ी बातें बताएंगे जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही है। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है और आप तीनों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरू करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं 3 चीजें जो प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी चुनौतियां देश के सामने गिनाई हैं, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद, और वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कहना क्या चाहते थे प्रधानमंत्री, क्या ध्येय था उनका, बताइए जरा। जी देखिए, सबसे पहले मैं 140 करोड़ भारतीयों और हमारे परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले लंबे समय से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन तीनों मुद्दों से इस देश को मुक्त कराने का आह्वान कर रहे हैं। परिवारवाद ये है कि आप एक ही परिवार जो है वो राजनीति के किसी दल को संचालित करेगा, उसके पिताजी, उसके पुत्र, उसका पुत्र, उसके पुत्र, लगातार जो है एक ही परिवार के लोग परिवार को, पार्टियों को नियंत्रित करते हैं और उन पार्टियों में योग्यताओं को जिस तरह से मारा जाता है उसके विरुद्ध आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट आह्वान है कि किसी परिवार पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ किसी वंश का चिराग होने के नाते अपनी अयोग्यताओं के बावजूद अगर किसी को लादा जाता है तो इसका विरोध होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति हर कोई जानता है कि इस देश का विभाजन जो है उसकी जड़ में तुष्टीकरण रहा है। इस देश की तमाम समस्याओं की जड़ में तुष्टीकरण रहा है। इस देश में ऐसी भी सरकारें रही हैं जो हिंदुओं पर लक्षित सांप्रदायिक हिंसा विधेयक लाकर हिंदुओं को जो है वो लगातार जो है कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती रही हैं, जो भगवा आतंकवाद का छिद्रान्वेषण करती रही हैं, जो कहती रही है कि इस देश में अल्पसंख्यकों का इस देश के एक बड़ी संसाधनों पर पहला अधिकार है। और उस समय कहा जब इस देश का राष्ट्रपति अल्पसंख्यक था, उपराष्ट्रपति अल्पसंख्यक था, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक था और यूपीए की चेयरपर्सन अल्पसंख्यक। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सारे एक महत्वपूर्ण बड़ी पदों और पर बात आपने ये कही कि विराजमान करने के बावजूद इस देश के संसाधनों पर पहले अधिकार की बात की गई। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक कोर बात जो आपने ये कही कि प्राइम फोकस इस बात पर रहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद हमें मिलकर लड़ना, और लाल किले के प्राचीर से सीधा संदेश दिया गया। राहुल देव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। डंके की चोट पर प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण दिया है, जो संबोधित किया देश को, उसमें खास तौर पर ये 3 बुराइयां बार बार जिक्र किया गया, जिसमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण है। यानी ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये बुराइयां हैं और इससे मुक्ति चाहिए। राहुल देव जी, भ्रष्टाचार के उल्लेख पर और उसको देश की एक समस्या के रूप में रखने को कोई आपत्ति नहीं करेगा, वो दूर होना ही चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर राजनीति में परिवारवाद के कारण, वंशवाद के कारण या किसी भी वाद के कारण कोई अपने ऊपर आए या उसका प्रभाव हो, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ा अपनी वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखते प्रधानमंत्री तो बेहतर होता। अगर परिवारवाद के विरोध में हमारा या उनका जिसका भी हो, उनकी प्रतिबद्धता इतनी सख्त है, वो ये कहना चाहते हैं कि हम कोई समझौता परिवारवाद से नहीं करते हैं और ना करेंगे, तो फिर उनके अपने मंत्रिमंडल में, उनके गठबंधन में कितने परिवारवादी व्यक्ति हैं जो परिवारवाद के कारण राजनीति में ऊपर उभर के आए हैं और कितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, ये भी देखना चाहिए। न तो उनकी पार्टी, न उनकी सरकार, न उनका गठबंधन परिवारवाद से पूरी तरह मुक्त है। तो फिर घटक भी दूसरों को केवल जो उन्होंने घटक जोड़े हैं वहां अंतिम पर बात जी, तुष्टीकरण वाली बात, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें सिर्फ एक अंतर है कि मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कहा उन्होंने, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नहीं कहा, लेकिन तुष्टीकरण का जो राजनीतिक शिक्षा है वो जो भरा गया है देश में लगभग 60-65 साल से, तो अब सब समझते हैं कि तुष्टीकरण का मतलब निशाना किधर है।
इशारा किसकी ओर है, और ठीक बात निशाना है। किस पर है। बिल्कुल ठीक बात है राहुल सर, और मैं आपके पास आता हूं और सुरेंद्र राजपूत क्योंकि रह गए, उनसे भी यहां पर प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है, वरना वो कहेंगे मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन लाल किले से, अच्छा मैं सुरेंद्र जी से, मुझे पीसीआर कह रहा है कि ले ही लीजिए पहले आप, फिर जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण की तो कई सारी बातें हैं। सुरेंद्र जी, तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, 3 चुनौतियां प्रधानमंत्री ने गिना दी हैं, और जाहिर सी बात है जब वो कह रहे होंगे तो निशाना किधर है हम सब जानते हैं। क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की? प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। हम आज प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने परिवारवाद की बात करते समय अपने बगल में अजीत पवार को बैठा के रखा। उन्होंने परिवारवाद की बात करते समय पूरे के पूरे सिंधिया परिवार को बैठा के रखा, ओम प्रकाश राजभर के परिवार को बैठा के रखा, संजय निषाद के परिवार को बैठा के रखा, और इस तरीके शंखलाल माझी के परिवार को बैठा के रखा। सारे परिवारों को, राजनाथ सिंह जी सहित सारे तो उन्होंने बैठा के रखे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात सुरेंद्र उन्होंने कही। राजपूत 70,000 कि वो अगले साल फिर आ रहे हैं 15 अगस्त पर, बीच में वही मत बोला फहराएंगे। कीजिए भाई, नहीं मैं आपसे इस बात पे प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। बड़ा मसला है। नहीं नहीं, अरे भाई आप, मैं रिएक्शन इस पे भी चाह रही अच्छा हूँ। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। निधि जी, ऐसा होता है, ऐसा मेरे को तो, मैं पहली बार तो डिबेट कर नहीं रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को निर्बाध 4 मिनट देते हैं और हमको 30 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद हमको टोक देते हैं, चूंकि हम अपने तारतम्य से हट जाएं। ऐसा मत किया कीजिए। कम से कम स्वतंत्रता दिवस है आज, हमारी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहने दीजिए। ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति की आप लोगों स्वतंत्रता से जारी रखिए। निवेदन है हमारा। जी जी बिल्कुल। अभी रुक जाइए, तो थोड़ा सा शांति धैर्य रखा कीजिए। आपके पीछे से जो लोग कहते हैं उनको भी कहा कीजिए कि रुक जाइए भाई, आज तो कम से कम बोल लेने दीजिए, बाकी तो बोल लेने देते ही बोलिए, अब नहीं आप समय लोग। है आपके पास, बोलिए ना। तो जो सबसे जी और जो दूसरी बात उन्होंने भ्रष्टाचार की कही, तो भ्रष्टाचार की प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। जो भ्रष्टाचारी, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री बना दो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी क्या नाम, जिसके खिलाफ इतनी मोटी किताबें आपने असम में निकाली, उस हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो। जिसको आपने तमाम तरीके के आरोप लगाए, उस हसन मुशर्रफ को कैबिनेट मंत्री बना दो। जिससे आपने कहा कि क्या नाम, प्रफुल्ल पटेल को, उस प्रफुल्ल पटेल की जिसने आपके ईडी की संपत्तियां आपने जब्त की, सारी की सारी आपने, उसको आप अपनी पार्टी में, अपने एनडीए में ले लो। एनडीए जो है भ्रष्टाचार का और परिवारवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण हो गया है, और यह अपने आप में बहुत अच्छी चीज है जो प्रधानमंत्री जी ने कही। लोगों को समझ में आएगी कि अब इंडिया वर्सेस एनडीए, परिवारवाद वर्सेस इंडिया होगा, भ्रष्टाचार वर्सेस इंडिया होगा। अब आखिरी बात जो आपने तुष्टीकरण की करी, यह भी बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, कि पहले अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का डर दिखा करके बहुसंख्यक तुष्टीकरण करो। बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर आप एक तरफा बुलडोजर चलाओ, बहुसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को डराओ, गाय के नाम पर लोगों की हत्याएं कराओ, खुद आप जो है क्या नाम, गौरक्षकों को गुंडा कहो। इसके बाद जब आप प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं तो कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। प्रधानमंत्री जी किरदार के शहंशाह नहीं बन पा रहे हैं, सिर्फ गुफ्तार यानी बात। अच्छा ठीक है, चलिए उस पर आगे बात करेंगे। आपने प्रधानमंत्री का बड़े अच्छे से अपनी भाषा में जो बखान किया है, उस पर प्रेम शुक्ला के मन में जो बातें आ रही हैं वो भी तो जान लेते हैं। आजादी तो उनके पास भी है, लेकिन लाल किले से पीएम मोदी ने आज क्या कहा है, पहले ये उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज के फैसले, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज जो हम फैसले ले रहे हैं, वो 1000 साल की नींव रखेंगे। देखिए क्या कहा उन्होंने। 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई। और 3 दशकों के जो अनिश्चितता का कालखंड था, जो अस्थिरता का कालखंड था, जो राजनीतिक मजबूरियों से देश जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति मिली है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के पास आज एक ऐसी सरकार है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई, जनता की भलाई के लिए लगा रही है। और मेरी सरकार, मेरे देशवासियों का मन
एक बात से जुड़ा हुआ है। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और जनता जनार्दन जुड़ गई तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी सरकार का विजन सामने रखा। सीधे प्रेम शुक्ला के पास चलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया कि अगली बार भी मैं ही आऊंगा, मैं जो यहां घोषणाएं कर रहा हूं आप लोग मुझे उद्घाटन करने का मौका देंगे। लेकिन जैसे उन्होंने ये बात कही, विपक्षी नेताओं की तड़ातड़ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं ये उनके आखिरी लाल किले की प्राचीर से भाषण था, अगली बार नहीं आएंगे वो। खड़गे कह रहे हैं कि भाई ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमारी योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, हमारे जो कानून पर जिससे देश में स्थिरता आई उनके नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने पर लगे हुए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में जिस तरह से इस देश की 140 करोड़ जनता की सेवा की है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने को अहर्निश खटाया है, उसके कारण उनका विश्वास है कि जनता जनादेश उनके पक्ष में देगी। और एक बार फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2024 को फिर से लाल किले की प्राचीर से इस राष्ट्र को संबोधित करने का सत्कार करेंगे, ये विश्वास है। अब तो लालू प्रसाद यादव तो 2013 में ही नहीं मान रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कब माना था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जो विरोध के लिए विरोध करते हैं उनको विरोध के लिए विरोध करने का अधिकार है और विरोध के लिए विरोध करेंगे। प्रश्न ये पैदा तो जो नाम के बनने के, मुझे बताइए ना, आपने कितने लोगों को जो है पानी के हर घर में नल से जल पहुंचाया था? आज जो है 11.8 करोड़ लोगों के घर में तो क्या नल से जल पहुंचा विपक्ष के नेताओं की बातों को महत्व नहीं देते क्या? प्रेम शुक्ला जी, बने ना, आपके लिए खड़गे, एलपीजी गैस कनेक्शन खड़गे जी या फिर लालू यादव जी, इनकी बातों का कोई महत्व नहीं है जी? मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, ये महत्व तो जनता को देना और जनता उनको महत्व नहीं देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को लालू प्रसाद यादव की बात। सुरेंद्र राजपूत भी सुनेंगे और राहुल देव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी के अगली बार लाल किले से झंडा फहराने वाले बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने हमला बोला है। लालू ने कहा है कि मोदी अंतिम बार लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगली बार लाल किले से झंडा नहीं फहरा पाएंगे। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाएगा। तो क्या आज उनका क्या मना है? मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग और मैं जैसा कि राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं और लालू प्रसाद यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगली बार नहीं फहरा पाएंगे। राहुल देव जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, जिस तरह से प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध किया जा रहा है, जो कि ऑपोजिशन का काम है, इसमें कोई कॉन्क्रीट बात नहीं है। आप क्या कहें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत डंके की चोट पर यह कहा कि मैं जिन जिन चीजों का शिलान्यास कर रहा हूं, आप ही अवसर देंगे जनता को संबोधित करते हुए कि उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। राहुल देव जी,
राहुल जी सवाल क्या ये है कि उन्होंने जो कहा कि अगली बार मैं आऊंगा, इसकी बात कर रही हैं जो लालू जी अगली बार आऊंगा, और लालू यादव ने भी जो निशाना साधा कि अगली बार वो नहीं आ पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का जो सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है साल का, वो 15 अगस्त को लाल किले से होता है, और वहाँ पर हम अपेक्षा ये करते हैं कि राजनीतिक बातें तो हों, संदेश भी हों, लेकिन एक गरिमा के साथ वो हो। तो अगर वो ये ना कहते तो भी परिस्थितियाँ तो बदलने वाली नहीं थी। उन्होंने अपना ये आत्मविश्वास प्रकट किया, ठीक है, लेकिन इससे बचा जा सकता था, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये, और उसकी अगले 5 साल की गारंटी लेना, ये थोड़ी कुछ ज़्यादा ही मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बात बोली राहुल सर। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, वो ये कि जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो ये सामाजिक न्याय में न्याय पर एक डेंट खड़ा करता है समाज में। जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो वो क्वालिटी को या फिर काबिलियत को डेंट करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कहा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि निजी सद्गुणों और अपनी योग्यता के अलावा कोई भी और चीज़, चाहे वो कोई भी वाद हो, परिवारवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, संप्रदायवाद हो, धार्मिकतावाद हो, कोई भी वाद अपने आप में एक समस्या है। व्यक्ति को, हर चुने हुए जनप्रतिनिधि को केवल अपनी योग्यता और विचारधारा के आधार पर आना चाहिए। लेकिन जो हमारे समाज की वास्तविकताएं हैं, जब संविधान हमारा, जैसे आप जाति को लीजिए, जाति को हमारा संविधान उल्लेख कर रहा है और एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, उसके आधार पर पूरी हर पार्टी बीजेपी सहित चुनाव अपनी रणनीतियां बनाती है, उम्मीदवार चुनती है, तो फिर ये कहें कि हम जातिवाद से मुक्त हैं। और नहीं, सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल सर। बात के प्रश्रय या उससे आने वाले लोगों को कभी आगे न बढ़ाया हो, ठीक बात, अब ये कहना चाहिए। ठीक बात है। देखिए, पीएम मोदी ने आज लाल किले से देशवासियों को मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित किया। इससे पहले जब भी वो आते थे तो कहते थे मेरे प्यारे देशवासियों। आज क्या बोला उन्होंने? आज उन्होंने बोला मेरे 140 करोड़ परिवारजनों। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने आज कैसे भाषण में कई बार देशवासियों को परिवारजन कहा। यह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मेरे प्यारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो,
लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन चेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल, आखिरकार 1987 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से यह भी कहा कि हम सबको 3 बुराइयों से लड़ना है और देश को बचाना है। क्या कुछ कहा इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने, अब आपको ये सुनवाते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिरी हिस्से में एक कविता भी पढ़ी। वो कविता आपको सुननी चाहिए। चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र। सबके सपने, सबके सपने, अपने सपने, सबके सपने, अपने सपने, पनपे सपने सारे। सबके सपने, अपने सपने, पनपे सपने सारे। धीर चले, वीर चले, धीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे। धीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे। नीति सही, नीति सही, रीति नहीं। नीति सही, रीति नहीं। गति सही, गति सही, राह नहीं। गति सही, राह नहीं। चुनो, चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान। चुनो चुनौती सीना तान। जग में बढ़ाओ देश का नाम। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ अहम बातें। सुरेंद्र राजपूत के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, फॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, पहले तो इसकी काट।
क्या है कांग्रेस के पास? और दूसरी कविता कैसी लगी? मुस्कुरा रहे हैं आप? गौरव भाई कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, वो पानी में कांटा डाले बैठे, मछली फंस जाए। सच बात यह है कि जो शब्दों का विन्यास है ना, तुकबंदियां हैं, ये तुकबंदियां सबको आती हैं, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए तुकबंदी से बड़ी चीज होती है परफॉर्म करना, और परफॉर्मेंस की स्थिति यह है कि किसानों से इन्होंने वादा किया था आय दुगनी करेंगे, नहीं की, खर्च और कर्ज 3 गुना कर दिया। बेरोजगारों से वादा किया था 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिए, बेरोजगारी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ा दी। मजदूरों से वादा किया था सुरक्षित एटमॉस्फेयर देंगे, मजदूरों के कानून खत्म कर दिए जो उनको प्रोटेक्शन देते। महिलाओं से वादा किया था कि आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देंगे। सुरेंद्र राजपूत टोकता नहीं हूं, लेकिन एक सवाल छोटा सा, बीच में समय कम है, वो तो ये तक कह रहे हैं कि अगली बार मैं ही आऊंगा। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप उनका? मैंने कहा ना कि आत्मविश्वास नहीं है, ये अहंकार है। अहंकार में और आत्मविश्वास में फर्क होता है। और इसकी मैं आपको अहंकार बता रहे, चलिए जवाब ले लेते हैं। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। पूरे देश में मणिपुर से नूह तक आग लगी हुई है और आप अहंकार में कह रहे हैं कि मैं ही आऊंगा। ठीक है, आप अरे भाई शायरी के बाहर निकलिए, हम जवाब भी ले लेने दीजिए। शेरो शायरी के जरिए आपने सवाल उठा दिए। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस सीधा सवाल पूछ रही है, आपने जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए, आपने रोजगार को लेकर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, सिर्फ लाल किले के प्राचीर से बोला जा रहा है, लेकिन हकीकत ये काम हो नहीं रहा। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने 70 वर्षों तक इस देश को ठगने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ बोलने के अलावा क्या करेंगे? 11.8 करोड़ लोगों के घर में अगर जल पहुंचा तो काम किया गया। 2.5 करोड़ लोगों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंची। 13,000 नॉर्थ ईस्ट के गांव में कभी बिजली नहीं पहुंची थी, अगर उनको अंधकार मुक्त किया तो काम किया। अगर 37 किलोमीटर प्रतिदिन जो है हाईवे बन रहा है तो काम हो रहा है। अगर 74 एयरपोर्ट अगर 9 वर्षों में बन गए तो काम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल काम हो रहा है प्रेम शुक्ला जी, की संख्या प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कल ही महंगाई का आंकड़ा भी आया है, वो कहां तक पहुंचा वो भी तो देश को बताइए। प्रेम शुक्ला जी, समय कम है, कल ही महंगाई का आंकड़ा भी आया है, वो कहां तक पहुंचा है देश को वो भी बताइए ना प्लीज। उस पर भी तो आपको बोलना चाहिए, कल महंगाई का आंकड़ा कहां पहुंच गया? हाँ, बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया आपने इस बिंदु को छेड़ा, अच्छा किया जी। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में तो कहा जाता था कोरिया में युद्ध हो गया तो यहाँ महंगाई की मार पड़ जाती है। आज 10 वर्षों के इनके शासनकाल में 10% से अधिक मुद्रास्फीति की दर रही। आज 7.15%। कितने से फूड का इन्फ्लेशन कितने से प्रेम जी? आप बात कर रहे हैं 4.5 से आप 7.5 पहुंच गए। महंगाई की मार किसके जमाने में थी? महंगाई की मार किसके जमाने में थी? महंगाई की मार 10% जो है सतत मुद्रास्फीति की दर। और शायद प्रेम जी हो सकता है यही कारण हो कि वो गए और आप आए, शायद यही कारण हो सकता है कि वो गए और आप आए। उनके जमाने में 2 डिजिट थी तो आप 2 डिजिट रखेंगे। लेकिन वो भ्रष्टाचार जो है रेनकोट पहनकर जो है भ्रष्टाचार की बारिश में नहा रहे थे वो। शायद हो सकता है यही कारण हो वो चले गए। प्रेम, शायद सुरेंद्र राजपूत कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड, समय नहीं है, 10 सेकंड। देखिए, ये सब जिस आज की डेट में जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल शासन चलाने के बाद पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ती है और हम लोग 6,18,000 गांव में बिजली देते हैं और ये मात्र 22,000 गांव में बिजली देकर के अपनी पीठ थपथपाते हैं। देश के बजट को जब हम 1760 करोड़ से 44 लाख करोड़ का इनको करके देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? पिछले 10 सालों की बात करने की जगह पिछले 70 सालों के लिए प्लीज पर्सनल आक्षेप नहीं, प्लीज पर्सनल आक्षेप नहीं। चलिए, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।